जरा सोचिए क्या होगा अगर हमारे देश के पास खाना खरीदने का, तेल खरीदने का या जरूरी इंपोर्ट करने का पैसा ही ना बचे। हालत इतनी गंभीर हो जाए कि हमें हमारे देश का 47 टन सोना विदेशों में गिरवी रख के उधार लेना पड़े। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड का स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारे भारत की 1991 की कंडीशन है। आज जिस देश के पास 600 प्लस बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है, एक ऐसा समय भी था जब हमारे पास मात्र 15 से 18 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्राइसिस देश को खत्म करने वाली तो नहीं थी, लेकिन हाँ, देश को कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी रिफॉर्म्स देने वाली थी, देश का कंडीशन बदलने वाली थी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं स्पाइसी टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डे इंडिया ऑलमोस्ट रैन आउट ऑफ द मनी। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 1991 का क्राइसिस कोई रातों रात नहीं आया था। उसके पीछे सरकार की 10 साल की गलतियां थी। 1980 से हमारा गवर्नमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रो तो कर रहा था, लेकिन हम उतना नहीं कमा पा रहे थे। हमारा देश उतना नहीं कमा पा रहा था जितना हमारा देश में खर्च हो रहा था या जितना हमें जरूरत था, जिसके चलते डेफिसिट बढ़ता गया। उसके चलते फॉरेन कंट्रीज से हमारी बोरोइंग्स बढ़ती गई। इतना ही नहीं, उस टाइम हमारे देश में लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी। अगर कोई नया बिजनेस खोलना हो तो हमें ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा परमिशंस, लाइसेंस लेने पड़ते थे गवर्नमेंट से, जिससे कि कोई नया बिजनेस खोलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। हमारा मार्केट क्लोज था, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आते नहीं थे, हमारे यहाँ के लोकल ब्रांड्स की क्वालिटी उतने अच्छे नहीं थे, जिससे कंपटीशन मर गया था। कोई इनोवेशन भी नहीं कर पाता था लाइसेंसेस के चलते, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में तो कोई बिजनेस कर भी नहीं सकता था। इन सब के बाद गरीबी में आटा गिला, गल्फ वार हो गया। ईरान ने कुवैत पे हमला कर दिया, जिसके चलते ऑयल प्राइसेस लगभग डबल हो गए। उसके चलते इंडिया का जो इंपोर्ट के लिए जितना रिक्वायरमेंट था फॉरेन रिजर्व का, वो डबल हो गया ऑलमोस्ट, जिसके चलते और तेजी से इंडिया का फॉरेन रिजर्व घटने लगा। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो गिर के 1.2 बिलियन डॉलर्स तक रह गया। मतलब सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए ही इनफ। देखिए, यहाँ पे एक बात समझना होगा, इंडिया के पास रुपए की कमी नहीं थी, इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व की कमी थी। मतलब अगर पैसा, रुपया कम हुआ रहता इंडिया के पास तो शायद आरबीआई प्रिंट कर लेता, छाप लेता, लेकिन हमारे पास फॉरेन रिजर्व की कमी थी। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया को बाहर से तेल खरीदना हो या फिर कोई मशीन्स खरीदनी हो या फिर कोई भी नेसेसरी कुछ भी खरीदना हो, तो इंडिया को वो खरीदने के लिए फॉरेन रिजर्व में ट्रेड करना पड़ता है, मतलब डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है। और इंडिया के पास वो डॉलर का रिजर्व गिरने लगा था, जिसके चलते इंडिया को प्रॉब्लम आ रहा था इंपोर्ट करने में जरूरी चीजों को। इंडिया के पास डॉलर आ नहीं रहा था, मार्केट क्लोज था इंडिया का, तो कोई इन्वेस्टर्स भी नहीं आते थे। हमारे लोकल मार्केट उतने अच्छे से परफॉर्म कर नहीं रहे थे, एक्सपोर्ट होता नहीं था, तो इन्वेस्टर्स भी डर गए थे, लेंडर्स भी डर गए थे, तो इंडिया को पैसा मिल ही नहीं रहा था, कहीं से भी फॉरेन रिजर्व आ ही नहीं रहा था। इसीलिए उस टाइम पे इंडिया को बैंकरप्ट कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व की कमी हुई थी, जो कि सही मायने में और भी खतरनाक होता है। मतलब अगर आपके पास रुपया ना हो तो आप और छाप सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व ना हो तो वो और भी ज्यादा खतरनाक था उस टाइम के इंडिया के लिए। अब आता है इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक पार्ट। जब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इंडिया ने डिसाइड किया वो देश का सोना फॉरेन में गिरवी रखेगा और उसके बदले कुछ बोरोइंग्स लेगा। इसीलिए इंडिया ने ये डिसाइड किया कि आरबीआई से 47 टन और एसबीआई से 20 टन सोना फॉरेन में ले जाके गिरवी रखेगा। इसके लिए इंडिया ने टोटल 67 टन सोना जो है वो 20 मई को इंडिया से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में ले जाके गिरवी रख दिया, जिसके बदले यानी 60 टन सोना के बदले इंडिया को ऑलमोस्ट 600 मिलियन डॉलर्स मिले। इस इमरजेंसी लोन ने इंडिया को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दिया, पर ये इस प्रॉब्लम का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था। सोचिए, जिस देश में सोना को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसी देश में देश को बचाने के लिए सोना को गिरवी रखना पड़ा। बताया जाता है कि उस दिन सोना ले जाने के लिए कई सारी वैन थी, उसमें से एक वैन का टायर पंचर हो गया। 2 मिनट के लिए पूरा सिस्टम, पूरा सिक्योरिटी की सांसें रुक गई थी। ये सीन मतलब इस सिचुएशन का सीरियसनेस बताता है कि देश उस टाइम किस कंडीशन से गुजर रहा था।
अब आता है इस कहानी का एक टर्निंग पॉइंट। जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम बने और उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जिनका नाम था मनमोहन सिंह, जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और यही था हमारे देश का टर्निंग पॉइंट। मनमोहन सिंह शांत जरूर थे पर बहुत ही हिम्मत वाले थे और बहुत इंटेलिजेंट थे। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में एक बजट पेश किया जिसने इंडिया का तकदीर बदल के रख दिया। मनमोहन सिंह ने उस बजट में इंडिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि लिबरलाइजेशन में हम अपने पॉलिसीज को लिबरल कर देंगे, जैसे कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी उसको हटा देंगे, इन बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे कि ताकि वो इजीली खुल सके, इजीली गवर्न हो सके। प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया जिसमें गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही थी, उन्हें प्राइवेटाइज करना चालू किया जिससे कि वो भी प्रॉफिटेबल हो सके और इफिशिएंटली वर्क कर सके। ग्लोबलाइजेशन लाया जिससे कि वर्ल्ड में हमारा मार्केट खुला, बाहर की कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट करने लगी, जिससे कि हमारे देश में जॉब्स आए या फिर कंपटीशन बढ़ा, जिससे हमारे लोकल कंपनीज, लोकल ब्रांड्स भी और ज्यादा इनोवेशन पे ध्यान देने लगे और ग्रो किया। साथ ही रुपए को 18% से डीवैल्यू किया गया ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो इससे बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि डीवैल्यू से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है। तो देखिए, जब हम अपने मनी को डीवैल्यू करते हैं, उसका वैल्यू कम करते हैं, तो जो डॉलर का जो वैल्यू है वो इसके कॉन्टेक्स्ट में और बढ़ जाता है। तो सामने वाले कंट्री को कम डॉलर देके जब ज्यादा सामान इंडिया से मिलेगा तो इससे सामने वाली कंट्री और ज्यादा हमारे यहाँ से सामान खरीद सकेगी, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और फॉरेन रिजर्व यानी डॉलर हमारे देश में और आएगा। इस क्राइसिस ने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को एक कवर दिया और इस कवर में उन दोनों ने मिलके देश के पूरी इकोनॉमी को बदल दिया और एक नया रिफॉर्म लाया। अब बात करते हैं कि उन रिफॉर्म्स के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का इकोनॉमी फिर से ठीक होने लगा और आज हम इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। तो उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारत में कई बाहर की कंपनियां आई, जैसे सैमसंग, एलजी, कोको कोला, जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके भारत में ह्यूज अमाउंट में फॉरेन रिजर्व्स लाया। इन कंपनियों के कारण बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई। भारत में आईटी सेक्टर में बहुत ह्यूज अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। इन कंपनीज के कारण भारत में कंपटीशन भी बढ़ा, जिससे हमारी जो लोकल कंपनीज थी उन्होंने भी इनोवेशन लाया और ज्यादा मजबूत हुए और मार्केट में कंपटीशन बढ़ा। प्राइवेटाइजेशन के कारण लाइसेंसिंग पॉलिसीज खत्म हो गई, जिससे कि और भी नई कंपनियां खुली और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो भी अब प्राइवेट होके इफिशिएंटली वर्क करने लगी, वो भी प्रॉफिटेबल हो गई। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा ट्रेड खुल गया और फ्री ट्रेड होने लगा, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ाने का। और इन सब का ये रिजल्ट हुआ 1991 में, जिस भारत के पास मात्र 1.2 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा था, आज के डेट में 600+ बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व था। ये क्राइसिस ना सिर्फ इंडिया को जगाया बल्कि इंडिया के डिरेल्ड इकोनॉमी को वापस से ठीक करके आज वर्ल्ड का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। उस टाइम की गवर्नमेंट ने अगर वो करे फैसले नहीं लिए रहते, मनमोहन सिंह ने वो करे फैसले नहीं लिए रहते, तो शायद आज भी हमारे देश का वही हाल रहता और हमारी इकोनॉमी का वही हाल रहता। लेकिन ये क्राइसिस हमें बताता है जब इंडिया पे प्रॉब्लम आया तो इंडिया उतना ही स्ट्रांगली कमबैक किया है। आप क्या सोचते हैं इन सब इंसिडेंट्स को देख के कि इंडिया ने सही फैसला लिया, गलत फैसला लिया, आज हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत है? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।